नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रतनपुर में 100 बिस्तर अस्पताल और कचूरी समाज के लिए सामुदायिक भवन की सीएम ने की घोषणा। बिजली बिल को लेकर कहा, इंतजार कीजिए। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मृतक के परिजन से मांगी गई रिश्वत, सिल्क की मंजूरी का है मामला। शिक्षा विभाग नहीं संभाल पा रहा नशेड़ी शिक्षकों को, जिला शिक्षा कार्यालय में भी फैली गंदगी। लाल खदान रेल दुर्घटना के बाद जागे लोको पायलट, ली शपथ, कहा रेड लाइट को नहीं करेंगे क्रॉस। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। है कलचूरी समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर पहुंचे। उनके साथ अंबिकापुर विधायक एवं मंत्री राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहां आए। विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महापौर पूजा विधानी, संभाग आयुक्त सुनील जैन सहित कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उनके साथ आए मंत्री दल और विधायकों ने मां महामाया मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने है कलचूरी समाज के सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता की और समाज के पदाधिकारियों एवं उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। की नगरी रतनपुर की इस पावन भूमि में कलचूरी कलार समाज के द्वारा कलचूरी कलार महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के आमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे समाज के ही जो गौरव हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी आए हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री राजेश अग्रवाल जी आए हैं। हमारे विधायकगण श्री अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, संगीता सिन्हा जी, लहरिया जी, अटल श्रीवास्तव जी सब आए हैं। सुशांत शुक्ला जी और समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं और भारी संख्या में ये महोत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और आज मां महामाया की पूजा अर्चना भी किए हैं और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी किए हैं। और ये समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। 1200 साल तक इस देश में कलचूरी समाज ने शासन किया है और ये रतनपुर की राजधानी भी रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर पहुंचे। कलचूरी कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाज के वैभव का स्मरण किया, साथ ही छत्तीसगढ़ और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान की भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि रतनपुर धर्मनगरी है और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद रतनपुर का कायाकल्प हो जाएगा। पत्रकारों ने जब बिजली बिल कम किए जाने का सवाल किया तो सीएम ने जवाब देने के बजाय कहा कि समय का इंतजार करें। कहा, आप सुने भी होंगे कि भारत सरकार को, क्योंकि ये एक मां महामाया का तीर्थ स्थल है, तो इसके विकास के लिए भारत दर्शन योजना में प्रस्ताव गया हुआ है और उससे पूर्ति होगी तो यहाँ का पूरा रतनपुर का कायाकल्प। बिलासपुर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे डॉक्टर की कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला शुभम विहार में 7 नवंबर को डॉक्टर
प्रभुदत्त साहू अपनी कार खड़ी कर रहे थे। तभी अचानक शशिकांत शर्मा नामक कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। यह घटना रात 8:45 पर हुई, जिससे डॉक्टर की कार क्षतिग्रस्त हो गई। रिंग रोड 2 में किया कार चालक शशिकांत शर्मा ने एक नेक्सान वाहन जिसमें प्रभुदत्त साहू था उसको ठोकर मारा है, जिसमें काफ़ी डैमेज हुआ, चोट भी आई है, जिसमें प्रभुदत्त साहू के रिपोर्ट पर किया कार चालक के विरुद्ध में एक्सीडेंट का मामला एवं एमडीएक्स की धाराओं के तहत दर्ज की गई है और विवेचना में लिया गया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और चालक शशिकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है। डैन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद प्रसाद राठौर की बर्खास्तगी के फैसले को रद्द कर दिया है, जिन्होंने भारतीय नौसेना में करीब 5 साल तक सेवा देने के बाद 2018 में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। कोर्ट ने राठौर के खिलाफ लगे पुराने आपराधिक मामलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था और उनका पक्ष सुने बिना ही बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया गया था। राठौर ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोप वर्ष 2002 में नाबालिग अवस्था में दर्ज किए गए थे और मामले का कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद 2 दिन के भीतर रायपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराया, जिसमें आरोप था कि राठौर ने एक महिला को शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अपहरण और अनाचार के आरोपों में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया, जिससे यह मामला एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ मृतक के परिजनों से डेड बॉडी देने के बदले पैसे की मांग की जा रही है। अस्पताल परिसर में खुलेआम हुई इस वसूली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर। कोटा ब्लॉक के ग्राम रिंगरिगा निवासी 64 वर्षीय गणेश सिंह सरतिया का 30 अक्टूबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सिम्स में इलाज चल रहा था। 6 दिन तक इलाज के बावजूद उसकी हालत नहीं सुधरी और 7 नवंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव को मरचूरी ले गए, लेकिन वहां शुरू हो गया अमानवीय सौदा। परिजनों का आरोप है कि चौकी प्रभारी ढोलाराम मरकाम ने पंचनामा के नाम पर 500 रुपए की मांग की, जबकि मरचूरी में काम करने वाले सफाई कर्मी सूरज मौर्य ने भी शव सौंपने के बदले 300 रुपए मांगे। गरीब परिवार के पास पैसे नहीं थे तो मृतक का बेटा गांव में लोगों से उधार मांगता नजर आया। उसकी यही बेबसी किसी ने कैमरे में कैद कर ली, जो अब वायरल हो चुकी है। साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, पापा की लाश दे दो। यह शब्द हर किसी का दिल पिघला रहा है। 500 रुपये दे दे इसे कहे हो जी काम होने से कहे। अच्छा, हाँ। 500 रुपये कागज के 500 रुपये। पता नहीं तो मैं कहूँ मैं गरीब आदमी साहब मैं कहूँ मोर पास 1 रुपये नहीं है। मैं कहूँ जल्दी जल्दी माँ है नहीं हादसा सुने इनका। मैं कहूँ हाँ 1 रुपये नहीं है। और बाद हो गए फ़ोन करें 1000 रुपये डलवात हूँ तो फ़ोन पे थी तो का वन्नी पन्नी का लाना है अब्बा डब्बा कोई मसल लपेट के ले जाना है। हाँ तो आप कितना दिए आप मांगा? अभी नहीं दिया मैंने। मांगा कितने थे? 500 रुपये दे दो कहे हो गएगा। अच्छा, कौन कहीं से? वो साहब मतलब साहब रिश्ते देना। अच्छा अच्छा, हाँ कहा नाम है अपन के? मोर नाम है भारत से। अच्छा, मृतक के का लगता? मैं का लड़का हूँ।
वीडियो सामने आने के बाद सिम्स प्रबंधन और पुलिस विभाग दोनों सवालों के घेरे में है। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि सिम्स में मुर्दों के नाम पर भी पैसों की वसूली होती है। अब देखना होगा कि इंसानियत की इस शर्मनाक हत्या पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ऐसा लगता है कि बिलासपुर में मानवता की कीमत सिर्फ कुछ पैसे ही रह गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कभी शहर की पहचान रही हैप्पी स्ट्रीट अब दहशत और अराजकता का दूसरा नाम बन चुका है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस व्यस्त इलाके से सामने आए एक वीडियो ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, जिसमें किन्नर समुदाय के कुछ लोग एक युवती को सड़क पर पटक पटक कर पीटते नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कानून की इस गहरी नींद के बीच सवाल उठता है कि क्या अब कार्रवाई के लिए किसी की जान जाना जरूरी है। एक दिन पहले अरपा नदी में अधिवक्ता की लाश मिलने के बाद अचानक 3 थानों की पुलिस का एक साथ सक्रिय हो जाना यही दिखाता है कि शहर की व्यवस्था केवल बड़ी घटना पर ही जागती है। हालांकि देर रात बिलासपुर पुलिस ने किन्नरों के इस झगड़े को 2 महीने पुराना वीडियो बताया है। सोशल मीडिया में मारपीट वायरल होने के बाद पुलिस ने किन्नरों की पहचान भी शुरू कर दी है और कहा है कि अगर इससे लोक शांति भंग हुई तो संबंधित किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हवाई सेवा विस्तार संघर्ष समिति ने शहर में हवाई सुविधा को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक कारणों से बिलासपुर की हवाई सेवा अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। पहले बड़े प्रयासों से शुरू हुई यह सेवा अब लगातार सीमित होती जा रही है। संघर्ष समिति के सदस्यों राम शरण यादव और महेश दुबे ने बताया कि बिलासपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में हवाई संपर्क का ठप पड़ना अब नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। यात्रियों को रायपुर से उड़ान भरने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनका किराया और समय दोनों दोगुना खर्च होता है। समिति ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर बिलासपुर की हवाई सेवा को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि यहाँ हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उड़ान सेवाओं को बहाल और विस्तारित नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। समिति का कहना है कि बिलासपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नियमित हवाई सेवा जरूरी है, अन्यथा यह क्षेत्र फिर से पिछड़ जाएगा। कोई भी नगर की तरक्की और विकास यदि किसी से जुड़ता है तो उसका हवाई सेवा का से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यापारी भाई चाहे दिल्ली जाएं या अन्य महानगर जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवाई सुविधा है। शिक्षा से लेके चिकित्सा के लेके सारी व्यवस्था के लिए हवाई सुविधा बेहद ज़रूरी है। हम पिछले 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा संगठन ने अपनी उपस्थिति दी और लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद जो हमारी सुविधाएं जो शुरू में दी गई थी उसको भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करूँगा हाई कोर्ट का जो बिलासपुर में है, वो समय समय पर संज्ञान लेता है तो हमारा एयरपोर्ट जिंदा है, नहीं तो ये सरकार तो एयरपोर्ट को भी ख़त्म करने के लिए तुली हुई है। सुविधा जन संघर्ष समिति के द्वारा लगातार विगत 6 वर्षों से अधिक समय हो गया है आंदोलन करते। इस आंदोलन का परिणाम ये था कि बिलासपुर से हवाई सुविधा तो शुरू हो गया, लेकिन शुरू होने के बाद लगातार ये देखने में आ रहा है, पहले भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, कलकत्ता हुआ, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे जो सुविधाएं शुरू हुई थी वो भी बंद होने के कगार पे है, जिसके कारण हवाई जो सुविधा है वो और आक्रोशित हो रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज नहीं तो कल यहां पर विस्फोटक की स्थिति होगी और आंदोलन तेज होगा और इनको ये हवाई सुविधा देना पड़ेगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है।
स्कूलों में पढ़ाई की जगह शराब और मटन पार्टी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिले के अलग अलग स्कूलों से शिक्षकों के नशे में धुत वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कैमरे के सामने स्वीकार कर लिया है कि हालात उनके काबू में नहीं है। सवाल उठता है, जब शिक्षा के रखवाले ही जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो फिर बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा। बिलासपुर जिले में शिक्षा के मंदिरों का हाल अब किसी से छुपा नहीं है। स्कूलों में ना तो पढ़ाई पर ध्यान है, ना ही अनुशासन पर। शिक्षकों के शराब पीते, नाचते और मटन पार्टी करते वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे खुद मान चुके हैं कि बार बार समझाने के बावजूद शिक्षक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग की पकड़ अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है। ये है कि मस्तूरी क्षेत्र में जो है शिक्षक लगातार मद्यपान सेवन करके आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। पेपर में भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया में भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, सब जगह है, उसके बाद भी नहीं सुधार कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है वहाँ के शिक्षकों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है सभी शिक्षक का एक स्तर है, स्तर वाइज के हिसाब से अधिकारी भी नियुक्त है। सहायक शिक्षक हैं, जैसे किसान परिषद से एक शिक्षक का वायरल हो रहा है, वो भी उनका सस्पेंशन इस कार्यालय से होगा, निश्चित है। इसी तरह से जिसको आप कह रहे हैं वहाँ पर मल्हार का है, पूर्व माध्यमिक शाला का, उनका प्रस्ताव हमने संबंधित अधिकारी को, जो संयुक्त संचालक हैं, सर के पास हमने भेज दिया है। कार्रवाई वहाँ से होगी। सर, जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए वो अपने प्रधान पाठक का हाथ पकड़ कर उसके संभाल रहे हैं, कि इसका समाधान कैसे निकलेगा? ये सोचनीय विषय है, बहुत सोचनीय विषय है ये, और समाज को भी इसमें सोचना पड़ेगा, विभाग को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो गिरावट माने नैतिक पतन शिक्षकों में आ रही है, क्यों आ रही है, और इस पर लगातार विभाग के द्वारा मंथन भी किया जा रहा है कि कैसे इसको करें। इनको, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनका जो है मनोदशा को सुधारने का कुछ न कुछ प्रयास किया जाएगा। और ये उचित नहीं है कि इस तरह से हम विद्यालय पहुँचें। इससे अच्छा है उनको, मुझे लगता है नौकरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शिक्षकों को शिक्षा तंत्र से ही बाहर कर देना चाहिए। सर, कोई मामले में कितने शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है? अभी तो जो है 2 शिक्षक हैं, इसके पहले भी 3 शिक्षक को किया जा चुका है, एक शिक्षक और 6-7 शिक्षक हैं जिनको निलंबित किया जा चुका है, और आगे जैसा भी होगा निलंबित करेंगे और उससे भी कठोर कार्रवाई के लिए ऊपर के कार्यालय को लिखेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें भी विभाग की हकीकत बयां कर रही हैं। चारों ओर गंदगी, दीवारों पर गुटखे की लकीरें और भीतर फाइलों में दबी जवाबदेही। हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद विभाग में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब पूरा जिला यह जानना चाहता है कि क्या प्रशासन इस लापरवाही पर सख्त कदम उठाएगा या फिर शिक्षा व्यवस्था इसी तरह रसातल में जाता रहेगा। निगाहें अब सरकार और विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। डेन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रविवार को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके तहत बिलासपुर जिले में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां लगभग 2100 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा एक ही पाली में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों में सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। वहीं प्रशासन द्वारा परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता के पूरे इंतजाम किए गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद उपस्थिति की गणना की गई तो लगभग 1300 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कई अनुपस्थित रहे। परीक्षा के बाद बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षा से अधिक कठिन था। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें समय की कमी का सामना करना पड़ा। इससे कई परीक्षार्थी सभी प्रश्न हल नहीं कर पाए। प्रश्न पत्र की कठिनाई और समय अभाव के चलते उनके चेहरों पर निराशा और थकान के भाव देखे गए। फिर भी परीक्षार्थियों ने व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सराहना की। अब सभी को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, जो आने वाले हफ्तों में जारी किया जाएगा।
लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि मतलब टाइम कम पड़ गई। किस चीज़ का एग्ज़ाम था रिसर्च, किस तरह के सवाल आए? सवाल बहुत अच्छा आया था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाई। पहली बार दिलाई हूँ ना, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाई। है ना सर, बहुत अच्छा आया था, बट जो थोड़ा सा आजकल ये अप डाउन देते ना कि अपने ये SR ऐसा MN ऐसा करके जो थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन दे रहे ना, उसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिए थे। आप घुमाऊ नहीं पढ़े थे क्या? घुमाऊ जो जमाने वाला है ना, नहीं सर अब पढ़ते हैं, लेकिन कितना वो करेंगे उसमें। महिला के लिए था ये। जी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, बस टाइम के वजह से छूट गया, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। टाइम ज़्यादा नहीं था। हाँ, टाइम कम था। छत्तीसगढ़ के तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट बाजार को नया दिशा देने के लिए आयोजित क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो का शनिवार को दूसरा दिन रहा। यह एक्सपो बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित कुंदन पैलेस में चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन रविवार के बाद समाप्त हो जाएगा। बिलासपुर के प्रॉपर्टी एक्सपो में प्रदेश भर के 30 से अधिक प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विकासशील क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाओं को उजागर करना है। विशेषकर बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोरबा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स यहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जहां औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में बूम देखा जा रहा है। इस आयोजन की थीम आपने एड्रेस चेंज कराया क्या है, जो शहरीकरण और शहरों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। आज का दोपहर से जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है। लोग काफ़ी संख्या में इंक्वायरीज़ के लिए आ रहे हैं। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम का है, आज सेकंड में हमारे गेस्ट हैं माननीय अटल श्रीवास्तव जी, विधायक कोटा, और उनसे जितने भी क्रेडाई मेंबर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है क्रेडाई संस्था, उनको सर्टिफिकेट वितरण होगा। और हम डिफरेंट एसोसिएशन के लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं इस माध्यम से। तो अभी जैसे बार एसोसिएशन से लोग हैं, आर्किटेक्ट एसोसिएशन से, CA एसोसिएशन से, सबका सम्मान होना है। और यहाँ पे जो रिस्पांस है, जो फील है, वो अभी सबसे अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ इस बिलासपुर के हर रोड में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ग्राहकों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो अपनी पसंद का मकान लेकर यहाँ आ सकते हैं। क्रेडाई एक्सपो बिलासपुर 2025 बिलासपुर में इस बार एक्सपो हो रहा है, जिसमें DCT पावर्ड बाई के रूप में जुड़ा हुआ है। इस बार का जो इवेंट है, बिलासपुर के सारे बिल्डर लोग एक ही मंच पर उपस्थित है, जिसमें DCT के सारे प्रोजेक्ट क्रेडाई एक्सपो में है, जिसमें अलग अलग ऑफर दे रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट इस बार इस क्रेडाई एक्सपो में कृष्णापुरम, चितवन फार्म, ऐश्वर्यम, गोल्ड फार्म और हमारा कमिंग सून प्रोजेक्ट आनंद विहार शामिल है। इसमें कस्टमर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं सभी लोगों को बोलूँगा एक बार ज़रूर से आप आइएगा, क्योंकि अलग अलग ऑफ़र सिर्फ सीमित समय तक के लिए है, सैटरडे और संडे। कुछ ऑफर भी, इनाम भी कुछ दे रहे हैं? इनाम जैसे कोई प्लाट बुक कराते हैं तो उनको गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, सिल्वर कॉइन दे रहे हैं, रजिस्ट्री फ्री ऑफर है, बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स हम लोग दे रहे हैं। मेले के दूसरे दिन कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने इस मौके पर रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए अपना योगदान देने वालों को सम्मानित किया। क्षेत्र के महत्व और इसके निवेशक व खरीदारों के लिए अवसरों पर अपने विचार भी साझा किए। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है उसका अपना घर हो, और ये एक्सपो इस सपने को साकार करने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। उन्होंने बताया कि एक्सपो में आकर खरीदार आसानी से सही लोकेशन और सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। साथ ही ये आयोजन इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की वृद्धि और शहरीकरण किस दिशा में जा रहे हैं। क्रेडाई बिलासपुर एक्सपो 2025 आज दूसरा दिन है और बहुत अच्छा बिलासपुर के क्रेडाई मेंबर्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सपो लगाया हुआ है। प्रॉपर्टी एक्सपो में आने का फायदा ये है कि जिस भी आदमी को, हर आदमी का एक सपना होता है उसका खुद का मकान, उसका खुद का फ्लैट हो जिसमें वो अपने परिवार सहित रहे। और ये सबसे अच्छा मौका होता है कि बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर उसको किस रोड में, किस डायरेक्शन पे, किस साइड सिलेक्शन पे, किस क्वालिटी का, कितने कमरे का घर चाहिए, उसको एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मिलती हैं। तो जिनको भी आज या आने वाले समय में जब भी मकान खरीदना है, उसको इस एक्सपो में आना चाहिए और इस एक्सपो के माध्यम से उसको पता चलेगा
साइड लोकेशंस क्या है, कितनी दूर है, सिटी से कितनी दूर है, उसके अनुकूल है कि नहीं है, और कौन कौन सी क्वालिटी के काम हो रहे हैं, कौन सा मटेरियल्स आजकल यूज हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत अच्छा प्रयास है क्रेडाई बिलासपुर का। मुझे लगता है कि मेले में आने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। अतिथियों ने कहा कि अब ये समय आ गया है जब निवेशकों को सही प्रकार के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे सही और लाभकारी निर्णय ले सके। इस मौके पर क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष गौरव तिवारी, सोहेल हक, नसीम खान, प्रकाश गुवलानी सहित वर्तमान पदाधिकारी और निवेशक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरबा बिलासपुर रेल मार्ग पर 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे के बाद अब रेलवे हरकत में आ गया है। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत और 20 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने के बाद बिलासपुर जोन में सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने सभी लोको पायलटों को एक कमरे में बुलाकर सुरक्षा की शपथ दिलाई, जिसमें रेड लाइट दिखने पर किसी भी परिस्थिति में ट्रेन को आगे न बढ़ाने का संकल्प लिया गया। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वादा किया गया। हादसे के कई दिन बीत जाने के बाद बिलासपुर अब भी उस त्रासदी के दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाया है, लेकिन रेलवे की यह पहल सुरक्षा के प्रति नई गंभीरता का संकेत देती है। हम सभी रनिंग स्टाफ शपथ लेते हैं कि ऑटो सिग्नल को लाल में पार करने पर 15/10 km की स्पीड को फॉलो करेंगे। दूसरा पॉइंट है, सिग्नल 1 एलो मिलने पर मैक्सिमम 30 kmph गुड्स तथा कोचिंग में 60 kmph स्पीड का पालन करूंगा। लाल सिग्नल से पहले सिग्मा बोर्ड पर गाड़ी खड़ा करूंगा। 15 से 20 kmph में ब्रेक फील्ड टेस्ट आवश्यक रूप से करूंगा। 20 kmph में ब्रेक फील्ड टेस्ट अवश्य करूंगा। 40 से 50 kmph में ब्रेक पावर टेस्ट अवश्य करूंगा। 40 से 50 kmph में ब्रेक पावर टेस्ट अवश्य करूंगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल मिलने पर कॉशियसली स्पीड का पालन करूंगा। प्रॉपर रेस्ट लेकर ड्यूटी पर आऊंगा। पंक्चुअलिटी से अधिक सेफ्टी रूल्स को फॉलो करूंगा। रात के समय गाड़ी खड़ी होने पर आधा kg BP ड्रॉप करके रखूंगा। सुरक्षित रूप से रेल का परिचालन करने के लिए मैं बाध्य हूँ। बिलासपुर ट्रेन हादसे ने जहां कई परिवारों की खुशियां छीन ली, वहीं 1.5 साल के मासूम ऋषि यादव के सिर से मां बाप और नानी का साया भी उठ गया। हादसे में बचा यह नन्हा बच्चा इस समय अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। उसकी मासूमियत और लाचारी ने हर किसी का दिल पिघला दिया है। परिवार में अब सिर्फ उसकी दादी और बुआ ही जीवित है। दादी वृद्ध है और बुआ अविवाहित। ऐसे में बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता स्वाभाविक थी। इसी बीच बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश करते हुए आगे आकर कहा कि यदि नियम और प्रक्रिया अनुमति दें तो वे इस बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करना चाहते हैं। अनुराग सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों और परिजनों से मुलाकात कर बच्चे की हालत की जानकारी ली। उनका यह मानवीय कदम समाज के लिए प्रेरणा है, जो यह साबित करता है कि संवेदनाओं और करुणा से भरी इंसानियत आज भी जिंदा है।
कभी भी लगेगा कि ऐसा है तो आप सीधा मेरे को अप्रोच करेंगे। बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ की, हम खुद भी कभी भी लगे कि आपको वो है कि शादी होने के बाद इसके या अभी भी तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है कि इस तरीके से जो डिज़ास्टर रिलेटेड जो रहते हैं बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे कहेंगे तो भाई मैं स्वयं भी इंटरेस्टेड हूँ। कभी भी आपको ऐसा लगे तो हम लोग हैं इसके लिए बहुत देख, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ और भी लोग एडमिटेड, लेकिन आपका सबसे पहले वो प्रोसेस कर देती हूँ वो कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए कोई सूचना नहीं, आपको जब लगे हमको संपर्क करेंगे। एक अच्छे माता पिता कभी भी इनको बच्चे को मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। मैं स्वयं तैयार हूँ, मैं खुद रेलवे का अधिकारी हूँ। आपको ऐसा लगता है तो इसका पूरा दायित्व तैयार है, ठीक है। बस आपकी जानकारी को तेलुगु संयुक्त समाज कल्याण समिति द्वारा पवित्र कार्तिक मास के अवसर पर अरपा नदी तट स्थित श्री दर्शन मुनि आश्रम में वन भोजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आंवला वृक्ष के नीचे आयोजित इस कार्यक्रम में तेलुगु समाज के सभी वर्गों के लोग भक्तिभाव से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह महिलाओं द्वारा सामूहिक कार्तिक पुराण पाठ, ललिता सहस्त्रनामम और गोविंद नामम पूजन से हुई। इसके बाद सभी सुहागिन महिलाओं को फलदान दिया गया। समाज के विवाहित, अविवाहित सदस्यों, बच्चों और पुरुषों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में शहर की महापौर पूजा विधानी विशेष रूप से शामिल हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और विष्णु को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में आंवला वृक्ष के नीचे पूजा और वन भोज करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और असीम आनंद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी ने भी इसी मास में आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की थी, इसलिए इस आयोजन को अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। आज तेलुगु संयुक्त समाज द्वारा वन भोजन का आयोजन किया रखा गया है। देखिए ये पुरानी प्रथा है जो तेलुगु समाज ही इसको कायम रखने का काम कर रहा है। आज महिलाएं आंवला के पेड़ को भी पूजा करके सब अपनी सुहाग की रक्षा के लिए कामना करते, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए एक साथ परिवार के साथ यहाँ भोजन करना, ये पुरानी परंपरा को जीवित रखने का जो काम संयुक्त और तेलुगु समाज इसको जारी रखा है। सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सब सुख समृद्धि, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसकी कामना करते हैं। छठ घाट श्री दर्शन मुनि आश्रम में यहाँ हम प्रतिवर्ष 3 वर्षों से हम लोग यहाँ आंवला नवमी का जो कार्तिक मास में बहुत शुभ माना जाता है, वह आज का आयोजन के कार्यक्रम किया गया है, जो आज महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना से शुरू किया गया है। ललिता पाठ और विष्णु शिव पुराण, कार्तिक पुराण किया गया है। उसके बाद महिलाओं, अविवाहित महिला, बच्चे, पुरुषों की प्रतियोगिता भी की गई है। फलदान वगैरह भी हम लोग सब अर्चना ये किए हैं। जहाँ तेलुगु के सारे लोग इसे बेहद पवित्र माह मानते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर मंदिर के इस सुंदर प्रांगण में सारे तेलुगु समाज के लोग आपसी भाईचारा, एकता का परिचय देते हुए इस सुंदर सा वन भोज का आयोजन समाज के द्वारा किया गया। इसके लिए मैं सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लोग आंवला अमावस्या के नाम से भी लोग मनाते हैं और कार्तिक माह में आंवला पेड़ के नीचे इस प्रकार का जो वन भोज है, इसका बहुत महत्व है। छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं कुर्मी वार्षिक अधिवेशन का आयोजन रविवार को देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कुर्मी समाज के गणमान्य जन, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और ग्रामीण प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई, जिसके पश्चात समाज के पदाधिकारियों ने एकता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की शपथ ली। इस अवसर पर पटेल जयंती समारोह, विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान, विचार प्रवाह और कुर्मी चेतना पंचांग विमोचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विशिष्ट जनों का सम्मान, वार्षिक प्रतिवेदन और संगठन की आगामी कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि धर्मलाल कौशिक और नारायण चंदेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल केवल भारत के लौह पुरुष नहीं बल्कि एकता के प्रतीक थे। उनके आदर्श आज भी समाज को संगठित और सशक्त रहने की प्रेरणा देता है।
छत्तीसगढ़ क्षत्रिय कुर्मी चेतना मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पूरे राष्ट्र के नेतृत्व हैं, साथ ही हमारे कुर्मी समाज से थे, तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से देश को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, किस प्रकार से हमको एकजुट रहना है। उनसे हम दृढ़ इच्छा शक्ति सीखते हैं, इसलिए उनका जयंती मनाते हैं। और इस अवसर पर हम अपने समाज के प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, कृषकों का सम्मान करते हैं, उन्नत कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान करते हैं, साथ ही हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी रहते हैं समाज के, उनका सम्मान करते हैं। प्रदेश के जो हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व रहते हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन लेते हैं। इस कार्यक्रम में हम हर साल पिछले 12 वर्षों से कुर्मी कैलेंडर का प्रकाशन करते हैं। वो कैलेंडर हमारे दिन, तिथि, त्यौहार सभी चीज़ उसमें है। साथ ही हम कुर्मी पुरोहित का प्रशिक्षण देते हैं। जब हम पढ़ लिख गए हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, तो हम क्यों दूसरे से पूजा पाठ करवाएं। हम जब पढ़ लिख के सक्षम हैं तो स्वयं पूजा पाठ करा रहे हैं, तो हम कुर्मी पुरोहित प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जो अपने आसपास, अपने गांव में, अपने समाज में पूजा पाठ का काम निर्वाह कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है पूरा हमारे समाज को एक करने के लिए, आपको पता है कि पहले हमारे कुर्मी समाज विभिन्न फिरकों में बटा था, लगभग 28 फिरके थे। आज 25 वर्षों में इस मंच का उद्देश्य था कि उन फिरकों को एक हो जाए और रोटी बेटा बेटी का जो रिश्ता है फिर से शुरू हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि इसी चेतना मंच के प्रयास से सभी फिरके एक हो गए हैं, सब एक मंच में आ गए हैं। कुल मिलाकर हमारा छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच का उद्देश्य सफल है। चेतना मंच क्षत्रिय कुर्मी समाज के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल 185 जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में खास करके जो प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करना, युवा युवती परिचय सम्मेलन कराना, स्मारका का विमोचन करना और समाज को एक संदेश देना कि जो आने वाले समय हुआ युवाओं का है और संगठित होकर के मिल करके सब लोग काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज भी मजबूत होगा और प्रदेश भी मजबूत होगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजन करने से एक तो सब लोगों से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता है, दूसरा लोगों का विचार आता है और ख़ास करके उससे लोग प्रभावित होते हैं, उत्साहित होते हैं। समाज में उत्साह का संचार बना रहता है और यही आवश्यकता है कि आज समाज को यदि आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो लोगों में ऊर्जा बरकरार रहे। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।